This conference will now be recorded. Multi-zone infra with high availability. हाई अवेबिलिटी का मतलब है कि एट एनी कॉस्ट हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डाउन नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी कंडीशंस में हमारी सर्विसेज डाउन नहीं होनी चाहिए। इस चीज को, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि हाई अवेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आप कभी भी बनाएंगे तो सबसे पहले यू कैन जस्ट पॉइंट नंबर 1 लॉग इन विद क्लाउड अकाउंट। आपको क्लाउड अकाउंट से लॉगिन होता है जो सभी का बना हुआ है ऑलरेडी। पॉइंट नंबर 2, क्रिएट मल्टी जोन वीपीसी। आपको मल्टी जोन वीपीसी बनाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप एंड अलाउ प्रोटोकॉल्स। आपको सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, प्रोटोकॉल्स अलाउड करना है। पॉइंट नंबर 4, क्रिएट कस्टम एएमआई। आपको कस्टम एएमआई की नीड पड़ेगी। तो अगर क्रिएट मल्टी जोन वीपीसी हो गया तो उसके अंदर रूट टेबल, गेटवेज वगैरह वो सारी चीज आ गया। अब आपकी मर्जी आप किस टाइप का वीपीसी बनाते हैं। क्रिएट कस्टम एएमआई ये भी हमारे रिक्वायर्ड है। नाउ द पॉइंट नंबर 5, यू नीड क्रिएट रिसोर्स ग्रुप। आपको रिसोर्स ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। नाउ क्रिएट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी बनाना पड़ेगा इसको। पॉइंट नंबर 7, रजिस्टर्ड होस्टेड जोन। आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा होस्टेड जोन इन रूट 53, यानी कि आपको रूट 53 भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा स्लैब को करने के लिए। देन पॉइंट नंबर 8, क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। आपको लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, बट उससे पहले एक और पॉइंट आएगा, पॉइंट नंबर 8, कॉन्फ़िगर एसएनएस सर्विस। आपको एसएनएस सर्विस भी यूज करनी पड़ेगी। देन पॉइंट नंबर 9 पे आपके पास आएगा क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन पॉइंट नंबर 10 पे आपका आएगा कॉन्फ़िगर ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग। तो गाइज ये हमारे रिक्वायरमेंट है स्लैब को। इसमें से आखिरी के 2 टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं पढ़े। 1 से लेके 8 तक के सारे टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स हम कर चुके हैं। इस लैब को करने के लिए सारे टॉपिक्स आएंगे, और मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा था कि आगे आने वाली लैब सारी चीज कंबाइंड है। जो भी आपने पढ़ा है वो सारी चीज एक साथ यूज होगी। अगर किसी ने भी प्रैक्टिस नहीं करी है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा। नाउ गाइस, सो हाउ टू एग्जीक्यूट। सो इस लैब को हम एग्जीक्यूट करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी कि वीपीसी क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, कस्टम एमआई क्या होता है, रिसोर्स ग्रुप क्या होता है। लाइक रिसोर्स ग्रुप कहाँ से आ गया, कस्टम एमआई के बाद है टारगेट ग्रुप आएगा, सॉरी, टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप आएगा यहाँ पे, क्योंकि रिसोर्स ग्रुप जो होता है वो अजूरे के अंदर होता है। देन लोड बैलेंसर्स आ गए आपके। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट। अब आता है हाई अवेबिलिटी जोन। हम किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। बिकॉज हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम लोग, मेरी कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आया, सिंपल सा डिप्लॉय वेबसाइट और एनी एप्लीकेशन, तो मैं ऐसा सर्वर लगाऊंगा कि अगर आपने एक सिंगल सर्वर बनाया इन सिंगल जोन, अगर आपका जोन क्रैश कर गया तो सर्वर भी आपका क्रैश कर देगा।
अगर आपने मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप क्या करोगे कि आप लोड बैलेंसर यूज करोगे, अपने सर्वर्स को अलग अलग बनाएंगे। बट इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि आपका जो लोड बैलेंसर है वो आपके सर्वर्स पे ट्रैफिक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बट उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स जो हमारी फाउंड हो रही है, वो प्रॉब्लम फाउंड हो रही है कि पॉइंट नंबर 1 कि अगर मेरे पास 10 सर्वर्स मैंने एक्टिव रखे हुए हैं और 10 सर्वर्स की जो कैपेसिटी है वो 10 लाख रिक्वेस्ट को मैनेज करने की है, बट मेरी रिक्वेस्ट 2 लाख ही आ रही है, तो 2 लाख रिक्वेस्ट को तो 2 ही सर्वर मैनेज कर सकते हैं, बट मैंने कितने कर रखे हैं 10, यानी कि यहाँ मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कंपनी का लॉस है। और अगर मेरी रिक्वेस्ट 20 लाख आ गई, देन अब मैंने 10 सर्वर्स करे हुए हैं तो मेरा सर्वर क्या है, क्रैश कर जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि मेरे 10 ही सर्वर और 10 ही लाख रिक्वेस्ट है, बट ड्यू टू XYZ किसी हार्डवेयर फेलियर या किसी भी वजह से मेरा 2 सर्वर डाउन हो गए, तो 10 लाख रिक्वेस्ट अदर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी कि आपके अब 7 एक्टिव सर्वर रह गए, 3 किसी भी वजह से क्या हो गए, क्रैश हो गए। अब क्या होगा, तो वो अदर भी आपके क्रैश होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि वो जो 3 लाख रिमेनिंग उन सर्वर का लोड है वो रिमेनिंग 7 पे आएगा ना, अगर उनकी कैपेसिटी होगी तो वो लोड को कर लेंगे, अदरवाइज क्या होंगे, वो भी स्लो परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि कुछ रिस्पॉन्स करना बंद कर दें, कुछ ना दें। तो हम चाहते हैं ये कुछ है। तीसरा कि मैं चाहता हूं कि अगर मेरा सर्वर क्रैश हो गया तो आप क्या करोगे, नए बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट है कि नाउ वी हैव स्टार्ट अ सेटअप, मैं कंपनी के लिए सिर्फ 2 ही सर्वर से स्टार्टिंग करूंगा, यानी कि इनिशियली मैं 2 लाख सिस्टम्स का 2 लाख रिक्वेस्ट का सेटअप बना, एंड नाउ इसके साथ मैंने यहाँ पे एड ऑन कर दिया लोड बैलेंसर। ये मैंने एक टारगेट ग्रुप बनाया और टारगेट ग्रुप के साथ मैंने स्टेट ऐड कर दिया लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर का क्या काम है, द लोड बैलेंसर का काम है दैट इट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैफिक। दिस इज माय लोड बैलेंसर एंड दिस इज माय टारगेट ग्रुप, एंड टारगेट ग्रुप्स के अंदर मेरे यहाँ पर क्या बने हुए हैं, सर्वर 1 है एंड सर्वर 2 है। देन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि लोड बैलेंसर पे भी मेरा ट्रैफिक आए, तो नाउ आई एम यूजिंग वन शील्ड। मैं यहाँ पे एक शील्ड यूज कर रहा हूँ कि मेरा जो ट्रैफिक है वो मेरे रूट 53 पर हिट करना चाहिए, यानी कि मेरे डोमेन नेम पर। तो नाउ आई एम जस्ट अटैच लोड बैलेंसर विद रूट 53। अब पब्लिक ट्रैफिक जो भी आएगा मेरे इंटरनेट से, मेरा जो भी XYZ यूजर मेरे रूट 53 से कोई भी मेरे डोमेन को सर्च करेगा, लाइक कि मेरा जो डोमेन है इज इट rvinfosystems.com, मैं चाहता हूं कि मेरी कोई भी रिक्वेस्ट आएगी वो rvinfosystems.com से सर्च करे। यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पर n नंबर ऑफ यूजर्स बैठे हुए हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, व्हाटएवर, कोई भी वर्ल्ड वाइड लोकेशन पे बैठा हुआ है, द ऑल आर कनेक्टेड थ्रू अ इंटरनेट, और सभी इंटरनेट के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है। अब वो सब लोग क्या करेंगे, मेरी कंपनी की वेबसाइट या एप्लीकेशन कोई भी एक्सेस करेंगे, तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले मेरे रूट 53 पे जाए, यानी कि मेरी रिक्वेस्ट मेरे नाम से एक्सेस होनी चाहिए। अब रूट 53 क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करेगा कहां पर, लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर पे 1 लाख रिक्वेस्ट आ गई। अब लोड बैलेंसर क्या करेगा, उन 1 लाख रिक्वेस्ट के पास भेजेगा टारगेट ग्रुप में, वो देखेगा कि यहाँ पर 2 सर्वर्स है, तो वो दोनों सर्वर्स पे इक्वली क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सेम है, इस बार 2 लाख रिक्वेस्ट आ गई तो उसको कहेगा 2 सर्वर्स है, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। 3 लाख रिक्वेस्ट आ गई, वो 3 लाख रिक्वेस्ट को भी सर्वर्स पर भेज देगा, लेकिन सर्वर्स की कैपेसिटी नहीं है, तो सर्वर क्या होंगे, स्लो होंगे, और स्लो होते होते वो क्या कर जाएंगे, यहाँ पर क्रैश कर जाएंगे। गॉट इट एवरीवन? गाइस प्रॉब्लम फाउंड हुई, क्या इश्यू आ सकता है? गाइस प्लीज रिप्लाई एवरीवन। हर्षित, राहत, संभव, शुभम। ट्रैफिक। देन गाइस अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, सर या किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके गाइस माइक ऑफ कर लीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है
कि अगर ये एक सर्वर भी डाउन हो तो दूसरा भी मेरा डाउन हो जाएगा क्योंकि रिमेनिंग है। अब यहाँ पर अगर आपने 10 सर्वर लगा रखे और रिक्वेस्ट आ रही है 2 लाख, तो वो 2 सर्वर पे मैनेज है, आप 8 सर्वर्स की रनिंग का कॉस्ट दे रहे हो, वो भी कंपनी का लॉस है क्योंकि पे एज यू गो सर्विस है। और अगर आपने यहाँ पर 4 लाख से 10 लाख का लगाया, रिक्वेस्ट आ गई 20 लाख, तो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब हम ऐसा सेटअप चाहते हैं कि अगर मेरे सर्वर्स किसी भी कॉस्ट यानी कि किसी भी रीजन से अगर मेरे सर्वर्स क्रैश करते हैं तो उनकी जगह मेरे न्यू सर्वर्स अपने आप बन जाए। गॉट माय पॉइंट? कि मेरे नए सर्वर्स क्या हो जाएं, अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए। यानी कि अगर मेरा सर्वर क्रैश होता है तो मैं चाहता हूं कि मेरा ये सर्वर क्रैश हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, नया सर्वर बन जाए। मेरा लोड इंक्रीज होता है तो भी मेरे सर्वर्स क्या हो जाए, मेरे अगर 20 लाख रिक्वेस्ट आ गया तो मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ पर 20 सर्वर्स अपने आप क्रिएट हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, क्या मेरा क्रैश होगा लोड बढ़ने पे? अगर मेरा लोड डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली ये सर्वर्स मेरे क्या हो जाए, यहाँ से रिमूव भी हो जाए। यानी कि लोड घटने पे सर्वर अपने आप बंद हो जा रहे हैं, यानी कि मेरी कॉस्ट कम हो गई, और लोड बढ़ने पे मेरे सर्वर्स भी क्या हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहे हैं। देन अब यहां पर आता है कि एक्टिव सर्वर्स कितने रहेंगे। तो मैं कहता हूं एक्टिव सर्वर्स 2, यानी कि मैं कहता हूं कि ये मेरा एक ऑफिस है, ये लैब नंबर 1 है, इसमें ऑलवेज 2 कैंडिडेट अवेलेबल होने चाहिए। अगर एक जाएगा तो उसकी जगह दूसरा रिप्लेस होगा, बट 2 ऑलवेज रहने चाहिए। यानी कि डिजायर कैपेसिटी और मिनिमम 2 रहेंगे ही रहेंगे ऑलवेज। तो यहां पर मैंने बोला कि टारगेट ग्रुप यानी कि ऑलवेज मेरे 2 सर्वर्स रनिंग रहने चाहिए, क्योंकि 2 सर्वर रनिंग है यानी कि मेरी सर्विस रनिंग है। अगर लोड बढ़ता है तो अपने आप सर्वर एड ऑन हो जाएंगे, और डिक्रीज होता है तो मिनिमम 2 तो रहेंगे रहेंगे। अब यहाँ पर एक और कंडीशन है, बट किसी XYZ रीजन से आपके दोनों सर्वर ही क्रैश कर गए। अगर दोनों सर्वर क्रैश भी हो जाते तो मैं सेटिंग चाहता हूं कि विद इन अ मिनट्स मेरे दोनों नए सर्वर्स भी अपने आप बन जाए। यानी कि अभी तक आप अपने सिस्टम्स को क्रैश करते थे या टर्मिनेट करते थे तो दोबारा रीडिप्लॉय नहीं हुई। इसके अंदर एक और कंडीशन था, ऑल सर्वर इज अ मिरर कॉपी, क्योंकि जो चीज आप पहले सर्वर से एक्सेस कर रहे हैं वही चीज दूसरे सर्वर पर भी सेम ही आनी चाहिए और सेम ही यूआरएल से। सो दिस इज अ हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हाउ टू एग्जीक्यूट, इसके लिए ये सारी की सारी चीजें। कस्टम एएमआई में क्यों यूज कर रहा हूं कि मेरे सारे सर्वर सेम तभी बनेंगे जब पर सब पर सेम ही एएमआई होगी। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ कस्टम एएमआई। सिक्योरिटी ग्रुप्स कौन से प्रोटोकॉल्स अलाउड कराने हैं, मल्टी जोन मैं नहीं रखना चाहता सिंगल जोन में। हो सकता है मेरा जोन क्रैश हो जाए तो मैं सर्वर्स को क्या करूंगा, अलग अलग जोन में बनाऊंगा। सो मल्टी जोन वीपीसी इसलिए बनाना पड़ेगा। टारगेट ग्रुप, मेरे सर्वर्स कहां पर रहते हैं, टारगेट ग्रुप में। लोड बैलेंसर का क्या काम है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना। होस्टेड जोन का काम क्या है, लोड बैलेंसर टू नेम, नेम टू आईपी, जहां पर इसका नेम कन्वर्जन। एसएनएस क्या है कि कोई भी फेलियर हो रहा है उन सारी चीज की अलर्ट्स आपको प्रोवाइड कराएगा। देन लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस और ऑटो स्केलिंग के अंदर हम कंडीशंस लगाएंगे कि कब मेरे सर्वर्स बने, कब वो डिक्रीज हो, किस टाइम से, वो सारी कंडीशंस हम यहां पर बनाएंगे। और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में ऑटोमेटिकली जो सर्वर्स एग्जीक्यूट होंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन हम लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्रिएट करेंगे। So now guys, I'm execute this lab. Simply I'm just log in with portal and come to the VPC, and I'm just click on your VPC. So this is a one VPC is available and this VPC name is VPC1, जो कि आपका IP यूज कर रहा है 10.0.0./24। नाम चेक द सबनेट्स। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे सबनेट्स करता हूं तो यहाँ पर ये डेवलपर सबनेट और HR सबनेट, गॉट इट, 2 सबनेट्स बने हुए हैं। एंड एक जो मेरा सबनेट्स है इज इट जोन ए और दूसरा है जोन बी, यानी कि ये मेरा मल्टी जोन वीपीसी बना हुआ है। नाउ द रूट टेबल्स, हियर इज वन रूट टेबल इज अवेलेबल, और इस रूट टेबल्स के अंदर दोनों सबनेट्स मेरे होंगे। अगर नहीं होंगे तो वो मेरा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोनों सर्वर्स मेरे बने हुए हैं। नाउ रूट्स, तो अगर मैं रूट्स पे आता हूं तो मेरा इंटरनेट गेटवे भी अटैच है, यानी कि मेरा पहला स्टेप परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रखा है, जो मैं नहीं करूंगा वरना लेंथी हो जाएगा, और आप लोगों को पता है किस तरीके से ये चीज एग्जीक्यूट करनी है। सो पॉइंट नंबर 1 कि आपको अकाउंट से लॉगिन होना है एंड क्रिएट करना है क्या, मल्टी जोन वीपीसी। सेकंड स्टेप, क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा हूं। देन उसके बाद वी हैव क्रिएट अ कस्टम
AMI. तो आई एम जस्ट कम टू अगेन एंड मैं चेक करता हूँ कि कहीं मेरे पास AMI मेरी रखी तो नहीं है, क्योंकि लास्ट टॉपिक में भी हमने AMI यूज करी थी. तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन इमेजेस एंड AMIs. तो गाइस मेरे पास एक AMI रखी हुई है, तो मैं कस्टम AMI भी नहीं बनाऊंगा. यू कैन वॉच प्रीवियस लेक्चर्स. आपको बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में कस्टम AMI भी मैंने बनाना बताया हुआ है, कैसे कस्टम AMI बनती है. तो यहाँ पर मेरी एक फ्लिपकार्ट की कस्टम AMI भी बनी हुई है, मैं वो भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ. नाउ आई एम क्रिएट अ वन सिक्योरिटी ग्रुप. बट हाँ, मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप चाहे तो एग्जिस्टिंग यूज कर सकता हूँ या मैं नया क्रिएट कर लेता हूँ. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन network and security options and create a security group, और I am give the security group. so मैं यहाँ पे नाम allocate कर रहा हूँ like load balancer security group. मैं इसी सिक्योरिटी ग्रुप को हर जगह यूज करूंगा. मर्जी आपकी है कि जहां भी सिक्योरिटी ग्रुप्स के लिए ऑप्शंस आए आप अलग अलग बना लीजिए या कॉमन सिक्योरिटी ग्रुप. अलाउ SG सॉरी प्रोटोकॉल्स. और गाइस यहाँ पर जो मैं ये कस्टम VPC बनाया था सिक्योरिटी ग्रुप भी उसी कस्टम VPC के साथ अटैच करूंगा. रूल्स, सो आई एम जस्ट क्रिएट 2 रूल्स. मैं यहाँ पे 2 रूल्स क्रिएट कर रहा हूँ. ऑल ट्रैफिक IPv4 एंड ऑल ट्रैफिक इन IPv6. बट आप रियल टाइम सिनेरियो में अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स को अलाउ करोगे, और ये भी सभी को पता है. देन क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप. इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है गाइस कि सिक्योरिटी ग्रुप भी बना लिया हम लोगों ने, कस्टम AMIs भी आप लोग बना सकते हैं. नाउ वी हैव क्रिएट अ टारगेट ग्रुप एंड लोड बैलेंसर. तो ये दोनों चीज भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. आपको टारगेट ग्रुप भी बनाना आता है और टारगेट ग्रुप और लोड बैलेंसर दोनों चीजें, यानी कि टारगेट ग्रुप बनाऊंगा, टारगेट ग्रुप के साथ लोड बैलेंसर को क्या करूंगा, अटैच करूंगा. क्योंकि मेरे जो भी सर्वर्स हैं वो कहां पर आएंगे, टारगेट ग्रुप के अंदर आएंगे. मैंने अभी सर्वर्स नहीं बनाए हैं, ये चीज ध्यान रखना. तो हाउ टू क्रिएट टारगेट ग्रुप्स आप लोगों को लास्ट लैब मैंने यही कराई थी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. टारगेट ग्रुप लोड बैलेंसर, यू कैन जस्ट कम टू द EC2, क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप, क्रिएट एंड इंस्टेंसेस बेस में टारगेट ले रहा हूँ. गिव द टारगेट ग्रुप नेम इज लाइक माई BAC के बैकएंड सर्वर, क्योंकि टारगेट ग्रुप के अंदर ही मेरे सर्वर्स लगे हैं. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माई बैकएंड सर्वर TG. पोर्ट नंबर 80 के थ्रू आया VPC. सो नाउ गाइस आई एम यूजिंग कस्टम VPC. जो VPC मैंने एग्जीक्यूट करा है वही VPC मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. एंड देन नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. कोई भी मैंने अभी सर्वर्स नहीं बनाए हुए हैं, so now I'm not adding any server and create target group. तो टारगेट ग्रुप क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शंस आता है हमारे पास. ये सारे ऑप्शंस प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हैं गाइस, सारी वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं. तो अब आ गया कि मैंने एक टारगेट ग्रुप बनाया, मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को एग्जीक्यूट करूंगा. सो हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर. तो यही चीजें हमने पिछली 15 क्लासेस में पढ़ी हैं, जो आज सारी हम एक साथ यूज करेंगे. So application load balancer, so click on here and then come to the load balancer, create load balancer. You can select application or network or gateway or classic choice is your कि आप कौन सा load balancer यूज करना चाहते हैं. But now I'm using a load balancer, और मैंने आपको एक टास्क दिया है कि नेक्स्ट मंडे आपको नेटवर्क लोड बैलेंसर पे लैब करनी है. तो आपको खुद से नेटवर्क लोड बैलेंसर पढ़ना है. दिस इज अ टेस्ट ऑन कमिंग मंडे, हाउ टू क्रिएट नेटवर्क लोड बैलेंसर. आप YouTube से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, आपको ये वाला टास्क खुद से करना है. ये आपका टेस्ट है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज में कर रहा हूं. आपको इतनी चीजें आइडिया लग गई है तो आप कर सकते हो. और होता क्या है नेटवर्क लोड बैलेंसर. तो गाइस यहाँ पर अगेन आ रहा है कि लोड बैलेंसर नेम. तो मैं यहाँ पे लोड बैलेंसर नेम देता हूँ लाइक ICCP info या RV info systems -LB लोड बैलेंसर. दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शंस आता है, मैंने बताया था कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लोड बैलेंसर होते हैं. आप इंटरनल लोड बैलेंसर बनाना चाहते हो या पब्लिक लोड बैलेंसर. इंटरनल का मतलब है कि विद इन लैन नेटवर्क प्राइवेट लोड बैलेंसर,
और पब्लिक लोड बैलेंसर का मतलब है इंटरफेसिंग या एक्सटर्नल, कि हर कोई मेरी वेबसाइट या हर कोई मेरी सर्विसेज को क्या कर सके, एक्सेस कर सके। तो नाउ क्या आई एम क्रिएट कि मैं यहाँ पे जो ऑप्शंस ले रहा हूँ गाइस वो मैं ले रहा हूँ इंटरनेट फेसिंग। इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर लेने का रीजन है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी उस वेबसाइट्स को अपनी रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकें और सारी की सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सो दैट्स व्हाई आई एम सेलेक्ट हियर इन इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर। देन आईपी एड्रेस टाइप्स, अब आईपी एड्रेस टाइप्स आ रहा है IPv4 नेटवर्क। सो गाइस यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट VPC आ रहा है, बट मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कस्टम VPC। सो आई एम सेलेक्ट माय ऑन VPC1। अब वो मल्टी जोन है, सो मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों जोन के सबनेट्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरे कुछ सर्वर जोन ए में बने, कुछ सर्वर जोन बी में। सो आपको पता है कि बैकएंड में आपने किस टाइप्स का नेटवर्क बनाया है, जिस टाइप्स का नेटवर्क बनाएंगे आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा बेस्ड ऑन उसी के बेस पर होगा। देन सिक्योरिटी ग्रुप, सो आई नो कि मैंने यहाँ पे लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप एग्जीक्यूट कर दिया था, जिसके अंदर मैंने ऑल ट्रैफिक करा होता IPv4 और IPv6। अगर आपने यहाँ पर प्रोटोकॉल्स अलाउड नहीं करे, अगेन यू आर फेसिंग अ एरर। नाउ द टारगेट ग्रुप, कि मेरा जो लोड बैलेंसर है वो कहां पर रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा, बैकएंड पूल पे, यानी कि जहां पर मेरे सर्वर्स लगे हुए हैं। तो टारगेट ग्रुप मैंने सिलेक्ट कर लिया पोर्ट नंबर 80 के थ्रू। देन दिस इज अ समरी एंड क्रिएट लोड बैलेंसर। सो गाइस यहां पर मैंने अपना लोड बैलेंसर भी बना लिया है। अब लोड बैलेंसर बनाने के बाद नाउ आई एम जस्ट गो टू द रूट 53। मुझे क्या है कि मुझे अब ये वाला एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि अगर मेरी कोई भी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पर आती है तो वो लोड बैलेंसर की रिक्वेस्ट क्या हो, वो लोड बैलेंसर की जो रिक्वेस्ट है वो लोड बैलेंसर से रूट 53 यानी कि डोमेन नेम से एक्सेस होनी चाहिए। यानी कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है या मेरे इंफ्रा को एक्सेस कर रहा है उसको मेरी लोकेशन पता लगे। That's why I'm give the name कि आप इस नाम का यूज करिए और आपकी सर्विस आपको एक्सेस हो जाएगी। सो रूट 53 क्या करेगा, लोड बैलेंसर में भेजेगा और लोड बैलेंसर क्या करेगा, उसी ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपके टारगेट ग्रुप में। अब टारगेट ग्रुप में जितने भी सर्वर्स होंगे उतने सर्वर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये लोड आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो जितना भी ट्रैफिक होगा, जो भी होगा, उसी के हिसाब से क्या करेगा, लोड बैलेंसर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। गाइस क्लियर है? हर्षित, राहत, संभव, इज इट क्लियर एवरीवन? आप सभी का क्लियर है? अभी तक वही चीजें हैं जो हम लोगों ने करी है, अभी तक कोई भी नई चीज मैंने आपको एग्जीक्यूट नहीं कराई है। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। तो नहीं, मैं यहाँ पे एक रूट 53 बना रहा हूँ, यानी कि अपना डोमेन नेम GoDaddy से जो लिया हुआ है वो रजिस्टर्ड करा है, जो कि मैंने आपको स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग जब कराई थी तब भी मैंने आपको पूरा का पूरा रूट 53 बताया था और लास्ट क्लास में लोड बैलेंसर में भी बताया था। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू पोर्टल, क्लिक ऑन रूट 53 एंड यहाँ पर भी ऑलरेडी मैंने डोमेन को रजिस्टर्ड करा हुआ है। सो हाउ टू रजिस्टर्ड डोमेन, सो आपको है प्रीवियस लेक्चर्स आप देखना, आपने करा हुआ है। सो यहाँ पे मेरा होस्टेड जोन है कि GoDaddy से डोमेन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे रजिस्टर्ड करा हुआ है गाइस। सो दिस इज RV इन्फो सिस्टम्स के नाम से मेरा डोमेन है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन होस्टेड जोन। तो ये लैब भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हो रखी है और आप देख सकते हैं इस लैब को। एंड यहाँ पर n नंबर ऑफ नेम आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है, तो जो मेरे ऑलरेडी बने हुए नेम्स हैं मैं पहले उनको डिलीट कर देता हूँ। और मैं चाहता हूं कि मेरी जो लोड बैलेंसर की वेबसाइट है क्रिएट, वो किस नाम से एक्सेस हो। सो मैं चाहता हूं कि मेरी जो लोड बैलेंसर की नाम है एक्सेस ऑन इंडिया, INDIA, india.rvinfosystem.com के नाम से आप एक्सेस करो, या RV Infosystem के नाम से खाली एक्सेस करना चाहते हो www.rvinfosystem या UK.rvinfosystem या Canada.rvinfosystem, चॉइस इज यूजर। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक INDIA, india.rvinfosystem.com के नाम से मेरी वेबसाइट एक्सेस होनी चाहिए। नाउ कि लोड बैलेंसर मुझे एक URL देता है, वो मुझे IP नहीं देता है। सो नेम टू नेम कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो क्रिएट करते हैं वो क्रिएट करते हैं इलियास रिकॉर्ड। अब आपको पता होना चाहिए
कि रूट ट्रैफिक की ये जो लोड बैलेंस है रूट 53 है, ये ट्रैफिक को कहां पर रूट करे यानी कि रिडायरेक्ट करे। तो सबसे पहले तो मैं सिलेक्ट करूंगा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब है कि किस सर्विस पर रिडायरेक्ट करे। तो हम लोगों ने कौन सी सर्विस बनाई है, लोड बैलेंसर। मैं चाहता हूं कि डोमेन नाम से अगर कोई भी एक्सेस करता है तो मेरी जो वो सर्विस है वो मेरे लोड बैलेंसर पे रीडायरेक्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कर लिया लोड बैलेंसर सिलेक्ट। अब लोड बैलेंसर जब सिलेक्ट कर लिया कि मेरी सर्विस लोड बैलेंसर पे, हो सकता है कि आप S3 स्टोरेज यूज कर रहे हो, बकेट यूज कर रहे हो, या डायरेक्ट आप किसी भी सर्वर पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो मर्जी आपकी है कि आप किस पर्टिकुलर सर्विस पर उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। देन अब आता है रीजंस कि वो लोड बैलेंसर आपने किस लोकेशन पे बनाया हो, यानी कि किस कंट्री में एग्जीक्यूट करा हुआ हो। सो हो सकता है, सो नाउ आई एम सिलेक्ट अ रीजन कि मैंने मुंबई रीजन लिया हुआ है, सो आई एम जस्ट सिलेक्ट अ मुंबई। अगर आप सिंगापुर सिलेक्ट करेंगे देन इट्स नॉट फाइंड, ये आपका सिंगापुर लोकेशन पे फाउंड नहीं होगा। सो आई एम सिलेक्ट अ मुंबई क्योंकि मैंने मुंबई लोकेशन पर ही लोड बैलेंसर क्या करा है, एग्जीक्यूट करा है। देन यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि सिलेक्ट द लोड बैलेंसर। तो ये देखिए यही नाम से मैंने बनाया था, आरबी इन्फोसिस्टम लोड बैलेंसर। सिलेक्ट कर लिया। सो मैं चाहता हूं कि india.rbinfosystem.com के नाम से मेरी वेबसाइट क्या हो, एक्सेस हो। नाउ क्रिएट अ रिकॉर्ड्स। तो यहां पर मैंने क्या करा, अपना ये भी एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करने के बाद अब यहां पर एक और ऑप्शन आ रहा है कि एसएनएस सर्विस मुझे कॉन्फ़िगर करनी है। मैं चाहता हूं कि अगर यहां पर किसी भी टाइप्स का कोई भी फेलियर होता है, यानी कि मेरे सर्वर ऑटोमेटिकली बनते हैं या मेरे सर्वर बंद होते हैं या फेल होते हैं, तो मुझे तो मॉनिटरिंग करनी होगी यार कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे सर्वर्स बने हुए। हो सकता है कोई साइबर अटैक हुआ हो तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, लूपिंग चल गई और मेरे सर्वर्स बनते रहे, तो मेरा तो बिल बन जाएगा ना। तो मुझे कम से कम अगर मेरा लोड आया तो इमीडिएटली मुझे नोटिफिकेशन मिलेंगे, तो मैं मॉनिटरिंग कर सकता हूँ ना कि यार किस वजह से, जेन्युइन लोड है या अनवांटेड कोई ट्रैफिक आया उस वजह से। तो दैट्स व्हाई वी नीड अ एसएनएस सर्विस। तो एसएनएस सर्विस के लिए नाउ गाइस कि आपको एक एसएनएस सर्विस भी क्रिएट करके रखनी पड़ेगी, और एसएनएस सर्विस के लिए सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस पे आपको जाना है। एंड यहाँ पर मेरी एक सर्विस एग्जीक्यूट हो रखी है, और ये सर्विस भी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी, और उसमें सो माई क्लाउड अलर्ट के नाम से ये एसएनएस सर्विस क्रिएट हो रखी है। और इसका जो सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने लिया हुआ है इज आईसीसीपी नॉर्थ इंडिया, यानी कि ये जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा वो मेरी जीमेल की आईडी पर भेजेगा जिसकी आईसीसीपी नॉर्थ इंडिया के नाम से बनी हुई है। तो जो भी एग्जिस्टिंग अलर्ट्स आ रखे हैं वो सारे अलर्ट्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अब आप देख लीजिए गाइस कि सारे टॉपिक्स पुराने वाले आपके होंगे तभी आप ये लैब कर पाएंगे, अदरवाइज आप ये लैब नहीं कर पाओगे। और मैं हर बार यही बोल रहा था। तो गैस स्पैम मैंने खाली कर दिया, यानी कि अब यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जब मैं ऑटो स्केलिंग के अंदर रूट 50 वो सारी चीजें यूज करूंगा तब जाके ये सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे। नाउ कि अब मुझे बनाना है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि गाइस इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी सर्वर्स आपके एग्जीक्यूट होंगे उन सर्वर्स की रैम क्या होगी, उन सर्वर्स पे वेबसाइट्स कौन सी चलेगी, क्या प्रोटोकॉल्स अलाउड होंगे, क्योंकि सर्वर बनाने तो सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन भी तो देनी पड़ेगी जो ऑटोमेटिकली बनेंगे। तो नाउ हाउ टू क्रिएट अ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करने के लिए गाइस सिंपल सा है, यू कैन क्लिक एंड कम टू द EC2, और सबसे आखिरी ऑप्शन जो भी EC2 के अंदर होगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप। पहले क्या था कि पहले लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन यहीं पर आता था। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो पुरानी वीडियोस में लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन नहीं आता था, बट अब हाफ एंड 1 मंथ यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 महीने से ये चेंज हो गया ऑप्शन। तो अब आपको क्या करना है, क्लिक ऑन ऑटो स्केलिंग ग्रुप। आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे क्लिक करना है एंड क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो यहां पर देखिए आपके पास आ रहा है क्रिएट अ लॉन्च टेम्पलेट या स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपके पास लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, मेरे पास ये पुरानी बनी हुई है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नाउ आई एम क्रिएट अ न्यू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। मेरे पास सपोज करिए लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनी हुई है, तो आप क्या करेंगे, क्रिएट अ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। एंड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे आने के बाद अब ये आपसे पूछेगा द नेम। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक माई RV इन्फो वेबसाइट। मैंने यहाँ पे डाल दिया RV इन्फो वेबसाइट के नाम से मैं बना रहा हूँ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन।
AMI, तो पूछ रहा है कि आप इसके अंदर कौन सी AMI यूज करना चाहते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर मार्केट प्लेस यानी कि डिफॉल्ट या कस्टम, तो ये मेरी कस्टम AMI बनी हुई है फ्लिपकार्ट के नाम से। मैं इसी AMI को क्या करने वाला हूँ, यूज करने वाला हूँ। अब वो कह रहा है इंस्टेंस टाइप्स कि आप जो भी सर्वर्स बनाना चाहते हैं लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे, उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। अब आपको पता होगा कि आपकी कंपनी 4GB रैम लेना चाहती है, 8GB या कितने प्रोसेसर्स हैं। चूज अ इंस्टेंस टाइप्स और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ T2.micro, सो आई एम सर्च T2.micro micro, क्योंकि यही एक फ्री है। तो मैंने T2.micro IAM, सो अभी IAM मैंने यूज ही नहीं करा है। मॉनिटरिंग मैंने अभी क्लाउड वॉच भी यूज नहीं करा है। देन रूट, सो सेम 30GB का स्पेस उसने ले लिया है यहाँ पर। सिक्योरिटी ग्रुप, तो देखिए यहाँ पर वो एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा है, बट मैं नहीं चाहता नया, मैं तो चाहता हूँ सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, जो कि मैंने एक लोड बैलेंसर के नाम से सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करा हुआ था। देन अब आ रहा है की पेयर, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है कि आप की पेयर यूज करना चाहते हैं, तो बट मैं कस्टम AMI यूज कर रहा हूँ। आई नो द की, मुझे की का पता है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन ले लेता हूँ प्रोसीड विदाउट अ की पेयर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी AMI का पासवर्ड क्या है। अगर और देन आई एक्नॉलेज, देन लॉन्च, क्रिएट अ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो गाइस मैंने व्यू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस और मैंने यहाँ पर एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बना दी RV इन्फो सिस्टम के नाम से। अब यहाँ पर मेरे पास और भी 2 लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस आ रही हैं और मैं एक्शन में जाके एग्जिस्टिंग लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस को डिलीट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास एक ही लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है RV इन्फो सिस्टम, RV वेबसाइट के नाम से। क्लियर एवरीवन? अरे डिलीट नहीं करनी थी, एक चीज दिखाता हूँ और चलो कोई नहीं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या आता है कि अब आपका लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन हो गई क्रिएट। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अब ये सारी की सारी चीजें, ये 9 के 9 पॉइंट्स, अब आप एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे और ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर ये सारी चीजों को ऐड करोगे, यानी कि 10 की 10 चीजें आपकी कहां पर ऐड होंगी, ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर। ये सारे ऑप्शंस अब आपसे पूछे जाएंगे। तो अब मैं ऑटोमेशन ऐड कर रहा हूं। सो ऑटोमेशन ऐड करने के लिए क्या सिंपल सा है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्लाउड पोर्टल, देन क्लिक ऑन ऑटो स्केलिंग ग्रुप, या अगर आपने सर्वर्स का टेम्पलेट भी बना रखा था वो भी इसका क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, गिव द ऑटो स्केलिंग ग्रुप नेम इज लाइक माई RV SCALING स्केलिंग, मैंने नाम दे दिया। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्लिक, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने जो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बनाई है RV इन्फो सिस्टम वेबसाइट, यानी कि उस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर मैंने ये AMI दिया है, ये सिक्योरिटी ग्रुप दिया है, T2.micro सिलेक्ट करा है और की पेयर मैंने कुछ एड ऑन ही नहीं करा था। नाउ नेक्स्ट, अब वो पूछ रहा है कि नेटवर्क आप जो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करना चाहते हो कि स्पेशल, लाइक मैं यहाँ पे डिफॉल्ट VPC ना करके कस्टम, और वो पूछ रहा है कि सिंगल जोन या मल्टी जोन। सो गाइस मैं मल्टी जोन बनाना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सिलेक्ट बोथ, कि मेरी स्केलिंग जो रूल्स है वो दोनों जोन में इम्प्लीमेंट, यानी कि किसी भी जोन का सर्वर अगर क्रैश या डाउन होता है तो ये इसमें वर्क करे। देन नेक्स्ट, अब ये पूछेगा आपसे लोड बैलेंसर, क्या आप लोड बैलेंसर यूज करना चाहते हो, तो यस परफेक्टली मैं लोड बैलेंसर यूज करना चाहता हूं कि मेरे लोड को भी डिस्ट्रीब्यूट करे। सो या तो आप करें नो लोड बैलेंसर या क्रिएट अ न्यू या अटैच एग्जिस्टिंग, सो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। नाउ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, तो यहाँ पर आपका आ रहा है चूज नेटवर्क एप्लीकेशन, यहाँ लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे टारगेट ग्रुप आपको शो होगा माई बैकएंड सर्वर, तो ऑलवेज जब भी आप लोड बैलेंसर होंगे तो आपको टारगेट ग्रुप ही आएगा, इसलिए आपको टारगेट ग्रुप भी बनाना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे टारगेट ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। हेल्थ चेक, यानी कि लोड बैलेंसर और टारगेट ग्रुप एक दूसरे को पिंग पोंग करेंगे, एक दूसरे की कनेक्टिविटी चेक करेंगे। तो कितने सेकंड्स में मैं डाल देता हूँ कि 100 सेकंड्स में ये एक दूसरे की कनेक्टिविटी को भी इंटरनली चेक करते रहे। देन नेक्स्ट, मैंने नेक्स्ट करा। अब आ रहा है ग्रुप साइज। ग्रुप साइज का मतलब है कि मिनिमम कितने सर्वर्स होने चाहिए, यानी कि डिजायर कैपेसिटी, यानी कि कितने होने चाहिए और मिनिमम भी कितने। डिजायर का मतलब है कि हमेशा इतने रहने चाहिए, कितने, 2, 1, 4, 10, 500, 1000, 10,000, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर आ रहा है ग्रुप साइज। तो ग्रुप साइज में क्या है, द स्पेसिफाई द साइज ऑफ ऑटो स्केलिंग ग्रुप टू चेंज द डिजायर कैपेसिटी, यू कैन ऑल्सो
स्पेसिफाई मिनिमम मैक्सिमम, यहाँ पर हम मैक्सिमम भी सेट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली कितने सर्वर्स बन सके, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने 1000 लिख दिया तो हो सकता है कि किसी लूपिंग की वजह से 1000 सर्वर ऑन हो गए तो आपका तो बिल बन जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 2 और 10 का कॉम्बिनेशन लगाऊंगा, यानी कि 2 एक्टिव रहे प्लस 10 और बन सके, क्योंकि अगर 10 जब तक बनेंगे मुझे पता लग जाएगा, तो अगर जेन्युइन लोड है तो मैं उसको लिमिट को क्या कर दूंगा, यहाँ से आके ऑटो स्केलिंग ग्रुप को एडिट करूंगा और लिमिट को मैं 10 से 100 कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली 100 भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरी स्केलिंग हो गई तो मेरा लोड बढ़ जाएगा, तो मॉनिटरिंग तो पैरेलल ही होगी, मॉनिटरिंग टीम आईटी टीम तो बैठी होंगे ना मॉनिटरिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आ रहा है डिजायर कैपेसिटी में चाहता हूँ कि मिनिमम 2 सर्वर्स मेरे पास रहे, मिनिमम भी मेरे पास 2 रहे और मैक्सिमम कितने बन सके 10। अगर मेरा कोई भी सर्वर फेल होता है तो कितनी देर में मुझे नया सर्वर मिल जाए और किस वजह से फेल हो, तो मैंने बोल दिया व्हेन, कि मैं यहाँ पे पॉलिसी कर रहा हूं ट्रैकिंग, व्हेन द सीपीयू यूटिलाइजेशन, एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन, अगर मेरे ग्रुप का 80% यूज हो रहा है, 80% का मतलब है कि मैंने यहाँ पे 2 सर्वर लगाए हुए हैं, इन दोनों सर्वर का 80-80 एक साथ होगा तो स्केलिंग होगी, किसी एक सर्वर का भी 80 हो रहा है तो स्केलिंग नहीं होगी, क्योंकि दूसरे पे वो क्या कर देगा, लोड बैलेंसर लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो जब दोनों पे 80 होगी तो मेरा क्या होगा, तीसरा सर्वर यहाँ पे क्या हो जाए, एड ऑन हो जाए। अब इन तीनों का 80 होगा तब चौथा सर्वर आएगा, चारों का 80% होगा तब पांचवा सर्वर आएगा, यानी कि ग्रुप का 80%, अब उसमें अगर 100 लेंगे तो 100 के 100 80% होंगे तब स्केलिंग होगी, किसी सिंगल सिस्टम के बेस पर नहीं होगी, क्योंकि भाई सिंपल सा है ना, लोड बैलेंसर मैंने करा हुआ है, अगर इनका 60% यूज हो रहा है, यूजर सर्वर 1 60% हो रहा है और दूसरा 80% हो रहा है, तो रिमेनिंग 20% लोड को वो 60 वाले पे फॉरवर्ड कर देगा। तो जब दोनों 80 होंगे तब मुझे नीड पड़ेगी ना। तो अब आपके ऊपर है कि आप स्केलिंग क्या चाहते हो, 100% पे चाहते हो, 80 पे, तो हम मोस्टली 80 पे ही रखते हैं कि इन केस अगर किसी वजह से प्रॉब्लम आए तो वो लोड जब तक और इंक्रीज हो तो हम मैनेज कर सके, क्योंकि हमने 20% का एक गैपिंग, एक कैपिंग यूज कर रहे हैं कि एटलीस्ट 20% पहले हमें पता लग जाए कि हमारा लोड इंक्रीज हो रहा है। तो गाइस सेम कॉन्सेप्ट यहां पर आता है कि यहां पर आपको अपनी डिजायर कैपेसिटी देनी पड़ेगी, एंड नाउ यू नीड अ इंस्टेंस, आपको इंस्टेंस कितनी टाइम में चाहिए, तो ये भी यहां पर आता है कि आपको जो भी इंस्टेंस चाहिए कितने टाइम में चाहिए। तो वो हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आ रहा है इंस्टेंस वार्म अप, इंस्टेंस वार्म अप का मतलब है कि मुझे 60 सेकेंड्स में अपना सर्वर चाहिए, यानी कि 62, वैसे 300 मिनट्स होता है बट विद इन 60 सेकेंड्स आपको वहां पर विजिबल हो जाएगा कि 60 सेकेंड्स के अंदर, डिफॉल्ट जो टाइम यहाँ पे 300 आता है बट मैं 60 सेकेंड्स ऐड ऑन कर रहा हूँ, कि विद इन अ मिनट मेरे को मेरा सर्वर क्या मिल जाए, विजिबल हो जाए, यानी कि ऑटोमेटिकली मेरा सर्वर एग्जीक्यूट होकर आ जाए। देन नेक्स्ट अब आ रहा है नोटिफिकेशन, मुझे अलर्ट्स भी रिक्वायर्ड है। तो अलर्ट्स के लिए नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन ऐड और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा एसएनएस सर्विस, क्योंकि एसएनएस सर्विस ही मेरे को अलर्ट देती है, दैट्स व्हाई कि वो सारी चीजें मैंने पहले से क्रिएट करी हैं। देन अब आप अलर्ट्स किस चीज के चाहते हो, कोई सर्वर लॉन्च हो रहा है या कोई टर्मिनेट हो रहा है, कोई कभी कभार क्या होता है ऑन होते होते भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, XYZ के आपने सिस्टम ऑन करा वो हैंग हो गया। तो अगर किसी भी इन चारों में से किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे उस चीज के क्या मिले, अलर्ट्स एग्जीक्यूट हो। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, से यहाँ पे आ रहा है टैग, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन टैग और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ NAME नेम, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है लाइक का RV info SY systems VM, और मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया कि जो भी सर्वर्स बनेगा, जो भी सर्वर्स ऑटोमेटिकली लॉन्च हो वो इस नाम से हो, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक करा है टैग अ न्यू इंस्टेंस, कोई भी नया सर्वर बनता है तो उस पर ये नाम मेंशन हो गया है। एंड नेक्स्ट गाइस दिस इज अ समरी एंड क्रिएट ऑटो स्केलिंग। तो गाइस यहां पर ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी मैंने क्रिएट कर दिया, यानी कि 10 के 10 पॉइंट मैंने क्रिएट कर दिया। अभी कोई पॉइंट रह गया क्या आपके हिसाब से? अभी हम लोगों ने इंस्टेंस नहीं बनाया है। सो गाइस अगर आप इस लैब को करते हैं
तो कभी भी आपको इंस्टेंस बनाने भी नहीं है। यहाँ इंस्टेंस अपने आप बनेंगे। अब ऑटो स्केलिंग इंस्टेंस बनाएगी, आपको इंस्टेंस नहीं बनाने हैं। अगर आप उन इंस्टेंसेस को डिलीट भी करेंगे तो भी वो अपने आप बनते रहेंगे, क्योंकि हमने कंडीशन ही डाली है कि किसी भी एट एनी कॉस्ट मेरा सर्वर क्रैश भी होता है, यानी कि डिलीट करा तो सर्वर क्रैश, तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगी, दोबारा से नया सर्वर बना देगी। सो अगर आपको ये लैब करनी है तो आपको अपना ऑटो स्केलिंग ग्रुप ही डिलीट करना पड़ेगा, तब वो प्रोसेस रुकेगा। अदरवाइज आप सर्वर डिलीट करते रहना और वो सर्वर्स अपने आप बनते रहेंगे। आप देखना चाहते हैं तो आप EC2 में जाके देख सकते हैं कि आपके 2 सर्वर्स वहां पर बनने स्टार्ट भी हो चुके होंगे। तो क्या नाम लिखा आ रहा है इन पे, आरबी इन्फो सिस्टम VM। दूसरा किधर है, ये रहे दोनों सर्वर, दोनों पे अपने आप नाम एड ऑन होके आ गया। T2.micro ये हार्डवेयर आया है, दोनों अलग अलग जोन में, एक जोन ए में बनाया उसने और दूसरा कहां पर बनाया है, जोन बी के अंदर बनाया है, क्योंकि मैंने मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। नाउ कि ये अभी कहां पर है, इनिशियलाइजिंग स्टेट में अभी चल रहा है। तो अभी ये इनिशियलाइजिंग स्टेट में चल रहा है। तो इनिशियलाइजिंग स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये मेरा भी अंडर प्रोसेस है। यहां पर ये क्या है, मेरा भी इनिशियलाइजिंग स्टेट में है। नाउ कि मैंने अब बोला कि अब आपको वेबसाइट चेक करनी है, तो सिंपल सा है, india.rbinfosystem.com। तो यानी कि आप देखिए, अब आप अपनी रिक्वेस्ट फॉर इरेज करिए india.rbinfosystem। तो अब मे बी है कि आपकी रिक्वेस्ट सर्वर 1 पर जाए, मे बी आपके सर्वर 2 पे जाए। अब इसके बाद आता है मुझे स्केलिंग को चेक करना है। गॉट इट, मुझे अपना क्या करना है, स्केलिंग में कैसे चेक करूंगा। तो पहला स्केलिंग चेक करने का पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। नाउ आई एम लॉगिन विद बॉथ सर्वर और मैं इनका CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज कर देता हूं, यानी कि 80% से अबव कर देता हूं। तो मेरा तीसरा सर्वर अपने आप बन के आ जाना चाहिए, या तो नो। ये स्केलिंग मैंने यही तो बताई थी कि अगर लोड इंक्रीज होता है, तो मैंने कंडीशन क्या बनाई थी, 80%, कि अगर 80% से ज्यादा मेरा लोड होता है तो मेरा नया सर्वर अपने आप बन जाना चाहिए। तो नाउ आई एम लॉगिन विद सर्वर and copy the public IP. Okay, public IP. पब्लिक आईपी होगा भी नहीं इन पर, पब्लिक आईपी नहीं है। सो गाइस मुझे इलास्टिक आईपी ऐड ऑन करने पड़ जाएंगे टेस्टिंग करने के लिए। क्या इलास्टिक आईपी ऐड करूंगा ना मैं, तभी तो पब्लिक आईपी आएगा। कस्टम VPC पे, कस्टम VPC यूज कर रहा हूँ ना, करना ही नहीं है ना मुझे। जब भी आप देखिए यहाँ पर मेरे आईपी सेव हो रहे हैं ना, मैं सिस्टम का एक्सेस थोड़ी ना दे रहा हूँ भाई, तुम्हें सर्विस एक्सेस करनी है। मैं अगर डेवलपमेंट हूं तो मैं पब्लिक आईपी मुझे चाहिए ना, यस और नो। तो आप लोगों को पब्लिक आईपी क्या जो होता है, आपको तो मैंने बोल दिया india.rbinfosystem.com सर्च करो और बताओ वेबसाइट एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही। चेक करो गाइस अपने मोबाइल फोन पर, india.rbinfosystem, और आप देखना चाहते हैं यहां पर अलर्ट्स भी आ गए। वो बता रहा है कि आपका एक ऑटो स्केलिंग में आपका एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च हुआ है, जिसकी इंस्टेंस आईडी क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन देखिए आपको यहाँ पे इंस्टेंस आईडी B37 rbinfosystem.com, rbinfosystem.com, india.rbinfosystem.com। तो गाइस यही वाली वेबसाइट आई है, क्लियर। अब होगा क्या कि देखिए यहां पर अभी क्या है कि इससे पहले अगर आप ऑटो स्केलिंग वाले में, इससे पहले यानी कि लोड बैलेंसर वाले में अगर आप सर्वर क्रैश करते तो आपके सिस्टम पे आता कैन नॉट बी फाइंड। बट अब मैं क्या करता हूं, ऑटो स्केलिंग को लॉगिन करके तो नहीं कर रहा, बट मैं क्या कर देता हूं, आपकी वेबसाइट रनिंग है। अब अगर मैं एक साथ सारे के सारे सर्वर करूंगा तो आपके सिस्टम पे एरर आएगा।
अगर मैं 1 बाय 1 करूंगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सा सर्वर फेल हो रहा है, क्योंकि लोड बैलेंसर क्या करेगा, आपने सर्वर 1 करा तो सारे लोड को सर्वर 2 पर डायरेक्ट कर देगा और विद इन अ मिनट मेरा नया सर्वर क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। देन से वो क्या कर देगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सो मैं यहां पर आता हूं और मैं यहां पे आके क्या करता हूं नाउ कि मैं सर्वर्स को टर्मिनेट कर देता हूं। और अगर मैंने सर्वर को टर्मिनेट करा तो ऑटो स्केलिंग का रूल क्या है कि व्हेन एनी सर्वर इज गोज डाउन, कि अगर आपका कोई भी सर्वर डाउन होता है तो आपके सर्वर्स ऑटोमेटिकली रीडिप्लॉय होने चाहिए। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों सर्वर्स को एक साथ कर देता हूँ। अब दोनों करें तो एरर आएगा, एक एक करके करता तो एरर ही नहीं आता, बट वहां पर एरर आएगा टेम्परेरी डाउन लिखा हुआ। अब गाइस समटाइम्स अभी देखिए, अभी आपका ये बिग बिलियन डे आ रहा है, कंपनी कहती है कि नहीं यार रात को 12 o'clock सेल स्टार्ट होने वाली है, इतनी बड़ी वेबसाइट है, तो ऑलरेडी पुरानी वेबसाइट चल रही है, रात को 12 बजे ऐसा क्या होता है कि 2 मिनट में सारी की सारी वेबसाइट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, जो भी हमारी ई लर्निंग वेबसाइट है वो सब क्लाउड पे चल रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो दो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बना के रखेंगे, एक प्राइमरी जो चल रही है और एक डिस्काउंटेड वाली। वो सिंपल सा क्या करेंगे, वहां पे जाएंगे और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर देंगे, एडिट कर देंगे। एडिट करके सिर्फ क्या करेंगे, वो आपके लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कस्टम एएमआई को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, यानी कि आप डिस्काउंट वाली एएमआई को एड ऑन कर देंगे और जो भी एक्टिव सर्वर्स है उनको 1 बाय 1 टर्मिनेट कर देंगे। तो नए सर्वर्स क्या हो जाएंगे, जब नए सर्वर लॉन्च होंगे तो नई कस्टम एएमआई के थ्रू आपके एग्जीक्यूट होंगे। यानी कि अगर आपको अपनी वेबसाइट स्वैप करनी है, आप चाहते हो फ्लिपकार्ट नहीं, मेरे तो अमेजोन की आनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है, आपको यहां पर आना है ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर, देन आपको अपना लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आना है और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जो भी आपने यहाँ पे व्यू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, तो हम लोगों ने यहाँ पे आरबी वाली एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी, आपको ये लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस को एडिट करना है। हाँ तो दूसरी एमआई भी बनानी पड़ेगी, तभी तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में एमआई ऐड करोगे। आपके लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद अपनी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को एक और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बना के रखनी होगी। तो आपकी दो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन होगी, एक तो ये बनी हुई है, आप एक और क्या कर लोगे, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर लोगे। अब आप क्या करेंगे, नाउ गो टू द ऑटो स्केलिंग ग्रुप, और जब आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप को एडिट करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एडिट, तो आप अपनी यहाँ पे डिजायर कैपेसिटी चेंज करनी है, आप ये कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। एंड वेट यार, तो ये मेरे को फॉन्ट साइज छोटा करना पड़ेगा। नाउ एक्शंस और एडिट, तो मुझे क्या करना है कि अभी मेरे पास क्या चल रही है, फ्लिपकार्ट वाली चल रही है ना, मैं यहाँ से जाके दूसरी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ चेंज करके सेव कर दूंगा। अब जब नए सर्वर्स आएंगे तो नई लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, अब वो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है, आपने 4 GB रैम डाली है, 8 GB रैम डाली है, कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करा है, कौन सी एएमआई यूज करी है, वही चीज यहाँ पर पब्लिश होगी। अभी वो चल रहा है, जब लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पुराने सर्वर डिलीट करोगे, रनिंग वाले एक एक करके डिलीट करेंगे, तो एक एक करके नया सर्वर रिप्लेस होता चला जाएगा ना, फिर नए वाली एएमआई के थ्रू होगा। जब काम हो जाए तो फिर से यही प्रोसेस करो, यहाँ से चेंज करा, फिर से एक एक करके डिलीट करो, तो वेबसाइट भी डाउन नहीं होगी। वो हो जाएगा 1 मिनट के बाद, तो सब नॉर्मल हो जाएगा ना। देखो सिंपल सा है, जब थोड़ा बहुत माइग्रेशन होता है तो प्रॉब्लम हर किसी को आती है, आप लोगों के पास भी मैसेज आते हैं कि आज मेरे बैंक का माइग्रेशन है, ये कुछ ट्रांजेक्शन नहीं चलेंगे, तो वो तो आता है कि जब भी माइग्रेशन होता है तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ टाइम्स के लिए तो आएगी आएगी। आप देखिए कभी भी बिग बिलियन डे आएगा तो उससे 5 या 15 या आधा घंटे पहले या 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले आपकी वो वेबसाइट स्लो हो जाएगी, देन प्रॉपर चलेगी। आईआरसीटीसी में भी तत्काल ओपन होता है तो थोड़ा सा स्लो चलता है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाती है। तो डिपेंड्स करता है कि किस टाइप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने एग्जीक्यूट करा है। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, सर्वर भी रिस्टार्ट कर दिया था, तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट तो डाउन होगी नहीं, क्योंकि आप लोगों अगर जैसे मैंने सर्वर को टर्मिनेट करा तो आप रिफ्रेश करते तो यहाँ पे वो आपको एरर शो कर रहा, बट वो अब एरर क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि मेरे नए सर्वर्स यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएंगे। आप देखिए मैं EC2 में जाऊंगा तो वहां पर अब 2 की जगह और भी एक सर्वर आ गया होगा, पहले वाले टर्मिनेट हो गए, अब देखिए नया सर्वर एक और रनिंग हो गया। क्लियर,
यानी कि पहले 2 सर्वर से अब 2 को टर्मिनेट करा तो 3 सर्वर्स हो गए, और अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो एक और सर्वर धीरे धीरे आ जाएगा। ये देखिए एक और आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने डिजायर कैपेसिटी कितनी सेट करी हुई है, 2, कि मिनिमम 2 सर्वर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। अब गाइस आप इसको टर्मिनेट करते रहो, ये बनते रहेंगे और बिल चालू रहेगा। तो दैट्स बेस्ट। आईपी सबकी चेंज होगी, और अब यहां पर पब्लिक आईपी नहीं है तो इन मशीनों को कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। अब क्या है कि आपकी इन मशीनों पे लोड जो आ रहा है वो वाया किसके आ रहा है, लोड बैलेंसर। यस और नो? यानी कि ये मशीन आपकी परमानेंटली सिक्योर हो गई, इन पर कोई भी पब्लिक ट्रैफिक नहीं आ सकता, क्योंकि पब्लिक ट्रैफिक आपके सर्वर पे आएगा तो वाया पब्लिक आईपी आएगा। अब जब मैंने तो लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, लोड बैलेंसर आपका क्या कर रहा है कि ये एक तरफ आता है इसका फ्रंट एंड पूल जहां पर पब्लिक इस रिक्वेस्ट आती है, और दूसरा होता है बैक एंड पूल जहां पर वो प्राइवेट। तो लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, पब्लिक टू प्राइवेट आपकी रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो भी पब्लिक रिक्वेस्ट आ रही है, तो यहां पर हमने क्या, लोड बैलेंसर को सिक्योर करने के लिए भी हमने रूट 53 का एड ऑन दे दिया कि मेरी रिक्वेस्ट नाम से है। अब मैं यहां पर मल्टीपल नाम कर सकता हूं, लाइक uk.rbinfosystem, us.rbinfosystem, तो मैं 100 नाम बना दूं, एक ही चीज के 100 नाम मैं बना सकता हूं। वो किसके थ्रू, वाया डीएनएस रूट 53 के थ्रू। सो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट अगर आपको ये लैब समझ में आई है तो। इतना काफी